जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? बढ़िया चलनी चाहिए। आज इकोनॉमी का दूसरा लेक्चर है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है। अर्थ का मतलब हुआ पैसा, शास्त्र मतलब हुआ जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम किसके खेल को समझते हैं? पैसे की खेल को समझते हैं कि कैसे पैसा काम करता है, कैसे पैसा दुगना होता है, कैसे तिगुना होता है, कैसे कम होता है, सब चीजें। ठीक है। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, महंगाई या इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन सब तरह की चीजों के बारे में हम सीखेंगे। देखो, जैसे कुछ बच्चे जो न्यूज़ देखते होंगे, आपने देखा होगा कि जो नेता होते हैं उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई बताओ जीडीपी क्या है, तो उन्हें पता नहीं होता। ठीक है। उनसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ महंगाई कैसे कम करोगे, तो कहेंगे कि हमें नहीं पता पर करेंगे। कैसे करोगे? हाँ करेंगे। उनसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कैसे होगा, कि डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा नहीं इस बात का नहीं पता है, बस होगा हमें ये पता है। अच्छा। उनसे पूछो ग्रोथ क्या होती है, उन्हें पता नहीं। तो उन्हें ये तक नहीं पता कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, और वो निकालते हैं वैकेंसी की भाई इसकी वैकेंसी इस समय निकलेंगी, इसकी वैकेंसी इस समय निकलेंगी। ठीक है, ये हाल हो रखा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। हमें तो केवल एक नौकरी चाहिए। ठीक, समझो। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत सी चीज़ों के बारे में, जैसे जीडीपी, जैसे नेशनल इनकम, जैसे पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जिस और जैसे एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर होता है? चलो आपसे अगर ये पूछा जाए, ये बताओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर है? आप बता पाओगे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ है या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इस साल जो हमारी जीडीपी रही वो 100 रही, अगले साल जीडीपी जो है वो हमारी 120 हो गई है, तो क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? आर्थिक विकास है या आर्थिक समृद्धि है? देखो एक बात को और ध्यान देना, हमारे लेक्चर की एक खास बात ये है, और वो ये है कि भाई दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश है तो ठीक है, हिंदी है तो और भी ठीक है। ठीक है, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मीडियम क्या है, दोनों भाषाओं में चीज़ पढ़ाई जाएँगी। कोई सी लाइन, कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आए, तो वही हम आपके साथ हैं, कमेंट करना, अगली क्लास में उसको बता दिया जाएगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आए, आप कमेंट कीजिए तुरंत कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप हमें समझाइए, तो तुरंत समझाया जाएगा। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं आज किसकी? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक। ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक समृद्धि। एक है विकास, एक है समृद्धि। ठीक है? तो हम समृद्धि में देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। भाई सबसे पहले ये तो लगाओ, पता लगाओ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कोई कहे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का मतलब क्या होता है? अब दूसरा ये कैसे काम करती है, कैसे चलती है, इसमें डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, क्या होता है, कैसे नहीं चलती है, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, नहीं बनवाना पड़ेगा, 36 तरह की चीजें तो बात की रही। पहले ये तो पता चले कि ये है क्या। ठीक है, उसी तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या आर्थिक समृद्धि है, सबसे पहले हम देखें कि इसका मतलब क्या है। दूसरा, इसको मापते कैसे हैं, इसको मेजर कैसे करा जाता है। तो उसको मापने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला पर कैपिटा इनकम, मतलब मतलब प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में बोले इसको प्रति व्यक्ति आय, कि हर इंसान की आमदनी कितनी है। ठीक है, मान लीजिए ये एक देश है ए, ठीक है, यहाँ यहाँ सब लोग मिलके 100 रुपए कमाते हैं और इस देश में 10 लोग रह रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? आप कहोगे 10। अच्छा, ठीक है, इतनी समझो अभी अभी इतनी टेंशन क्यों ले रहा हो? तो उसको क्या बोला गया? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है, तो
इसमें हम बात करेंगे जीडीपी, इसमें हम बात करेंगे जीएनपी, इसमें हम बात करेंगे एनडीपी, इसमें हम बात करेंगे एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तक नहीं। अगला देखते हैं कि आर्थिक विकास क्या हुआ। डेवलपमेंट जो हम कहते हैं कि विकास आएगा, डेवलपमेंट आएगा, उसका मतलब क्या है उस विकास का, और उसको मापते कैसे हैं, उसको मापने का तरीका क्या है, पीपीपी, एसडीआई, डब्ल्यूएचआई, ये क्या है, हमें ये तो बताओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दो शब्दों के संग, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन दोनों में अंतर क्या है, ये डेफिनेशन दे रखी है, मन करे तो पढ़ लेना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, चलो फिर एक बार पढ़ा देते हैं। तो इसमें बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस often measured by gross domestic product. Economic development is a broader concept that encompasses improvement of living standard, health, education, overall well-being alongside economic growth. In essence, growth is a quantitative increase while development is a qualitative improvement. ठीक है, इसमें कुछ शब्द याद रखना। ठीक, जैसे एक ये क्वालिटेटिव और एक ही किधर गया, क्वांटिटिव। ठीक, और दूसरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। आर्थिक विकास से तात्पर्य है किसी देश के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से है, जिसे अक्सर घरेलू सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण है, इसको अंडरलाइन कर लो, समग्र कल्याण में सुधार शामिल। और संक्षेप में विकास मात्रात्मक वृद्धि है, और विकास मात्रात्मक वृद्धि है जबकि विकास गुणात्मक है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, ये है समृद्धि की बात, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास है, लिखने वाले ने गलत लिख दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो शुरू करें। चलो खेल शुरू करते हैं, 1 2 3 4 खेल शुरू। इधर देखो, समझ लो पहले, है ना, ऐसा नहीं है कि पेन उठाया और शुरू हो गए। जैसे एक बार की बात है कि किसी ने किसी को काम करने के लिए बुलाया कि भाई हमारे खेत में काम है, उसने फावड़ा दिया, जैसे ही फावड़ा दिया उनने उठाया फावड़ा और खेत को खोदना शुरू कर दिया, तो पता चला वो दूसरे का खेत था और उसको फिर मजदूरी भी नहीं मिल पाई। ठीक है, तो वो हाल भी मत करना कि समझने की जगह रट के बैठ गए, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, ठीक है, समृद्धि का क्या मतलब हुआ, सिंपल समझ दो। कोई यहाँ आपको डेफिनेशन में नजर आया, कुछ नजर आया, आप कहोगे भाई थोड़ा थोड़ा तो नजर आया, ठीक, समझो मान लो। इसमें हम बात करेंगे किसकी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, उत्पादन। ठीक, मतलब अगर देश में इस साल 100 रुपए का उत्पादन, मतलब वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ है उनका मूल्य 100 रुपए है, अगली बार जो उत्पादन होगा अगली बार ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा, मान लीजिए हमने कितनी, 100 से 200, तो इसको ही क्या कहा गया, ग्रोथ कहा गया। इसको क्या कहा गया, ग्रोथ क्या गया। मान लीजिए जीडीपी इस साल है कितनी, 10, अगले साल जीडीपी कितनी हो गई, 5, तो यहाँ पे जीडीपी कम हुई। अगले साल जीडीपी कितनी हो गई, 15, तो यहाँ से यहाँ तक जीडीपी बढ़ी। तो ये किसको दिखा रहा है, ग्रोथ। ग्रोथ किसको दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है कि जो हम उत्पादन किया है, जो भी प्रोडक्शन किया है, वो क्या गया है, बढ़ गया है। देखो यहाँ प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अगला, ये किसको शो करता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देख लो, क्वांटिटेटिव को क्या बोलते हैं, मात्रात्मक, मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी, एक तरीके से आसान सी भाषा में समझो, संख्या। ठीक है, या वॉल्यूम, मात्रा बढ़ गई, मतलब पहले कोई चीज कितनी थी, 1, अब वो कितनी हो गई है, 2, कितनी थी, 2, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 3। ये दिखा रहा है किसको, क्वांटिटी। तो ग्रोथ किसको दिखाता है, क्वांटिटी को दिखाता है कि हाँ भाई पहले हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया है। तो ये किसको दिखा रहा है, ग्रोथ को दिखा रहा है। पहले हमारे पास हमारी जीडीपी का साइज
इतना था अब बढ़ के इतना हो गया है, तो ये किसको दिखा रहा है? ग्रोथ को दिखा रहा है। तो अच्छा, तो मतलब कि जीडीपी जो दिख शो कर रही है वो किसको शो कर रही है? ग्रोथ को शो कर रही है। तो फिर डेवलपमेंट क्या हुआ? विकास क्या हुआ? तो विकास में हम बात करते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन यापन का स्तर। ये क्या हुआ भाई? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात और सरल सी बात है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि कोई भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अच्छे से जी रहा है, बढ़िया से जी रहा है, मज़े आ रहे हैं उसको, पैसा कमा रहा है, सब कुछ है। मान लीजिए वहाँ पे क्या नहीं है? शिक्षा अच्छी नहीं है। मान लीजिए उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पैसा कितना भी कमा रहा है लेकिन शरीर में बीमारियाँ लगी पड़ी हैं, ठीक है? या शिक्षा की बात कर ली हमने, स्वास्थ्य की बात कर ली, अब हम किसकी बात कर लेते हैं? एनवायरनमेंट, पर्यावरण की बात कर लेते हैं। पर्यावरण वहाँ का खराब, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। मतलब पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। लोग आज भी अंधविश्वास में ही लगे पड़े हैं। स्वास्थ्य गिरा पड़ा है, पता चल रहा है 20-20 साल के बच्चे हैं, उनको बीमारियों ने घेर रखा है। पर्यावरण, पॉल्यूशन हो रखा है बहुत खतरनाक। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट किसको शो करता है? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन यापन के स्तर को, कि वहाँ के लोग आखिरकार जी किस तरीके से रहे हैं, कि उनके जीवन में सुधार आया या नहीं। ठीक है? जब हम जीवन में सुधार की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। ठीक? तो ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके पास चीज़ें बढ़ रही हैं, पहले 1 टक था अब 10 हो गए। डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो उनको शिक्षा मिल पा रही है, स्वास्थ्य मिल पा रहा है, पर्यावरण सुरक्षित कर रखा है, इस तरीके की चीज़ें, या कहा जाए पॉवर्टी कम हो रखी है, गरीबी को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है। तो जब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ें कम होंगी, तो उसको ही क्या बोला जाएगा? डेवलपमेंट। ठीक? ये किसको दिखाता है? क्वालिटी, क्वालिटी। क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भई? गुणात्मक, गुणात्मक, ठीक है? तो यही लिखा है इस डेफिनेशन में, ठीक है? बात हुई क्लियर? अब देखो बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं वो सोचेंगे कि भई हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं जी हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम इतना डीप क्यों पढ़े? डीप कहाँ है भाई? आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर नहीं पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर नहीं पता, आप पढ़ के सब कुछ बैठ गए, कैसे काम चलेगा? आगे ये चीज़ आप केवल रट सकते हो, समझ नहीं सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको, जब उनको समझोगे तभी उसको रट पाओगे। बात हुई क्लियर? ठीक, चलो समझते हैं आगे क्या-क्या होने वाला है सब्जेक्ट में। तो ये रही डेफिनेशन वगैरह, आप इसको पढ़ लेना मन करे तो। अगला हम देखते हैं, जैसे इसमें हमने बात करी थी, जो मापन करेंगे वो कैसे माप करेंगे? नेशनल इनकम को एनआई से बात करते हैं। सबसे पहले हम निपटा लेते हैं फिर नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को। डेवलपमेंट हमें पता चल गया, ग्रोथ हमें पता चल गई। तो जो ग्रोथ हो रही है, उसका मापने का एक तरीका क्या है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। उसको कैसे मापते हैं भई? राष्ट्रीय आय होती कैसी है? द टोटल ऑफ मनी अर्न्ड विद इन अ कंट्री, देश के अंदर कमाया गया कुल पैसा। मान लीजिए ये एक देश है ए, एक ये देश है बी, ए और बी। इस देश ने टोटल पैसे कमाए हैं एक्स, इस देश ने टोटल पैसे कमाए हैं वाई। तो इस देश की नेशनल इनकम क्या हुई? एक्स, और इस देश की नेशनल इनकम क्या हुई? वाई। ठीक है? कुछ भी हो सकती है। अब ये भी 2 तरीके की हम कह सकते हैं, या 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। जैसे एक होता है इंटर कंट्री, एक होता है इंट्रा कंट्री, ठीक है? इंटर कंट्री का मतलब ये हुआ कि विद इन द कंट्री, और इंट्रा कंट्री का मतलब ये हुआ विद इन द कंट्रीज़, ठीक है? विद इन द कंट्रीज़ और विद इन द कंट्री, दोनों में अंतर क्या है? ये क्या है? प्लुरल, ये क्या है? सिंगुलर। तो इंटर कंट्री का मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपैरिज़न करें कि ये बताओ कि भई जो यूएसए है और जो इंडिया है, दोनों की नेशनल इनकम में कितना अंतर है? इस तरीके की बात अगर हम करें, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं।
और वहीं अगर हम इंट्रा कंट्री की बात करी जाए तो हम अपनी कंट्री के अंदर ही बात करते हैं कि हाँ भाई हमारी नेशनल इनकम इतनी है। ठीक, ये हमारा देश है और देश के अंदर ही अगर हम बात करें कि इस राज्य इतना पार्टिसिपेट करता है, ये देश, ये राज्य इतना, ये राज्य इतना, ये राज्य इतना, इस तरह की बात करें तो उसको क्या बोला जाएगा? इंट्रा कंट्री। ठीक है, दोनों चीजें जरूरी हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो नेशनल इनकम क्या होता है कि भाई जो भी राष्ट्र ने कुल पैसा कमा लिया, मोटा मोटा मतलब ये निकाल लिया हमने। अब इसको हम मापेंगे कैसे, इसके मूल्यांकन कैसे करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। इसमें सबसे ज्यादा शब्द आपने सुना होगा जीडीपी। ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सब में देखो कुछ शब्द आ रहे हैं, जीडीपी, जीएनपी। तो कुछ शब्द है जैसे जी एन डी एन, जी एन डी एन। जी का मतलब हुआ ग्रॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल। एन का मतलब हुआ नेट, जिसको बोलते हैं नवल हिंदी में। डी का मतलब हुआ डोमेस्टिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू। एन फॉर नेशनल, नेशनल का मतलब हुआ राष्ट्रीय। ठीक है, एक एक समझते हैं मतलब क्या है इनका। जीडीपी तभी याद रहेगी, ठीक है, एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लिया गया ना तो हालत खराब हो जाएगी कि किस तरीके से जवाब देना है। इस वजह से हर तरीके से तैयार रहो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक, तो ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब ये हुआ, मान लीजिए टोटल, हमने कह दिया टोटल। ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल। नवल का क्या मतलब हुआ? टोटल किस चीज का? मान लीजिए हमने किसी चीज का प्रोडक्शन करा, किस चीज का उत्पादन करा। वही इकोनॉमी दो पिलर पे टिकी हुई है, डिमांड और सप्लाई पे। हमने किसी चीज का उत्पादन करा, हमने उस उत्पादन में मशीनरी लगाई, लेबर फोर्स लगाई, सब कुछ लगाया, फैक्टर नॉन फैक्टर आगे समझोगे इस बात को क्या मतलब है, सब कुछ लगा दिया। और हमने उससे प्रोडक्ट बनाया। अब चाहे वो हमारा कुछ सामान है, चाहे कुछ सर्विस है, चाहे गुड्स है, चाहे सर्विस है, उसका टोटल मार दिया, उसको बोल दिया ग्रॉस। अब ये नेट क्या है, नवल क्या है? इसमें हम करेंगे, हमने बोला कि भाई देखो, नवल का मतलब ये हुआ, एन का मतलब ये हुआ, ग्रॉस तो ठीक है, आपने ग्रॉस मार दिया। लेकिन हर साल जो हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ घिसावट आ रही है। जो मशीन है उसमें कुछ ना कुछ घिसावट आ रही है, कुछ ना कुछ टूट फूट आ रही है, उसको रिपेयरिंग करना है, उसका खर्चा है, सब कुछ है। तो उसको बोला गया घिसावट, और इंग्लिश में बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो जब हम इस ग्रॉस में से उस घिसावट को निकाल देंगे तो इसको ही बोला गया क्या? नेट। ठीक है, दो टर्म और रह गए, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब ये हुआ कि हमें इससे मतलब नहीं है कि उत्पादन किसने करा है। मान लीजिए एक ही कंट्री है ए, हमें इससे मतलब नहीं है कि बाहर यूएसए से यहाँ आई फैक्ट्री, या यहाँ के लोगों ने खुद ने फैक्ट्री लगाई। हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इसकी बाउंड्री से, कि इसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके भीतर अगर कोई भी उत्पादन हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। ठीक है, तो डोमेस्टिक का क्या मतलब हुआ? एक तरीके से ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री को हिंदी में बोला जाता है भौगोलिक सीमा। कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है उसको ही बोला जाएगा घरेलू। कहते नहीं है घरेलू। अगला है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब ये है कि मान लीजिए एक है ये कंट्री ए, हमें इस बात से मतलब नहीं है प्लांट यहाँ है या यूएसए में लगा रखा है किसी ने, या सिंगापुर में लगा रखा है, या जापान में लगा रखा है। मान लीजिए यहाँ के लोगों ने, किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है यूएसए में, किसी ने लगा रखी है जापान में, किसी ने यहीं पे लगा रखी है। तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ये कंट्री का साइज क्या है, इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। हमें इस बात से मतलब है कि इस कंट्री के लोग, जो भी रेसिडेंट है यहाँ के, जो भी नागरिक हैं यहाँ के, उन्होंने कहाँ-कहाँ अपनी चीज़ें कर रखी हैं, कहाँ-कहाँ वो उत्पादन कर रहे हैं, उन सबको जोड़ दिया जाएगा तो उसको कह दिया गया राष्ट्रीय। ठीक है? तो हमने 4 चीज़ें सीखी, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम समझते हैं उत्पादन के बारे में। हम इतनी देर से उत्पादन उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन होता कैसे है? क्या-क्या उसमें चीज़ें लगती हैं, क्या-क्या नहीं होता है? इस बात को समझो। ठीक है? चलो। तो प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहली चीज़ को कहा क्या कहा गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे को नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है?
पहले को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरे को नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस किस चीज की बात करते हैं हम? लैंड, भूमि, फैक्ट्री कहीं तो लगाओगे, लेबर, मजदूर, इसको हिंदी में बोलते हैं मजदूर, कैपिटल, पैसा, वेल्थ। अगला एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मालिक। तो फैक्ट्री या कुछ भी प्रोडक्शन या कुछ भी उत्पादन करना, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इनपुट फैक्टर। इसको ही इनपुट फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4। लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड वालों को क्या मिलता है? रेंट, ठीक है। लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। ठीक है, उसी तरीके से कुछ नॉन फैक्टर भी होते हैं प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल, एनर्जी, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सोर्स फैक्टर। सोर्स फैक्टर, जैसे मान लीजिए, और इन दोनों का ही तालमेल जरूरी है प्रोडक्शन के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको फैक्ट्री लगानी है पानी की, कि भाई हमें पानी का प्लांट लगाना है, हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। मतलब आप राजस्थान में जाके नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां इतना पानी ही नहीं है। तो वहां जाके फैक्ट्री लगाओगे तो लॉस में ही रहोगे। दूसरी चीज दूसरी चीज, मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है, एनर्जी है, सब कुछ है, आपके पास कोयला है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो आप फिर भी फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो इन दोनों के तालमेल से ही क्या होगा? प्रोडक्शन, उत्पादन होगा। ठीक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इसमें पढ़ोगे फैक्ट्री के बारे में, जैसे फुटलूस इंडस्ट्री हुआ, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री हुआ, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री हुई। तो इन सब चीजों के बारे में भी आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में। ठीक है, टेंशन मत लो। तो आपको समझ में आ गया कि उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी होता है? फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों को मिला के काम चलता है। फैक्टर में किस किस की बात करते हैं हम? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इनपुट फैक्टर। और इसको क्या बोला जाता है? सोर्स या स्रोत फैक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो अब समझ लेते हैं जीडीपी क्या है। तो हमें पता चल गया उत्पादन, ये सब उत्पादन पे थे। ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल इनकम, मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम, जैसे मान लो आपने शुरू में जो सबसे पहले देखा था, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। इनका मतलब क्या है ये तो पता चले, कहना क्या चाहते हैं ये। ठीक है, समझो। तो नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं व सेवा। ठीक है, चलो ये उदाहरण से समझ लें। उदाहरण से समझ लेते हैं। ये है एक कंट्री जिसका नाम है ए। कंट्री का नाम है ए। यहाँ पे एक शख्स है एक्स, यहाँ पे एक शख्स है। चलो और बढ़िया उदाहरण से समझते हैं, ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, समझो समझो, समझते हैं बात। मान लीजिए ये है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है टाटा, एक कंपनी है टाटा, और एक कंपनी मान लीजिए अडानी की है, कुछ कोई कंपनी एक है यहाँ। ठीक है, ये जापान में एक कंपनी है, मान लीजिए या कोई कंट्री है, वहां पे एक कंपनी है सैमसंग या आईफोन, कोई सी भी मान लो, एप्पल वाली कंपनी या। ठीक है, तो TAS। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई अगर हम इस देश के लिए या भारत की जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी में कौन कौन शामिल होगा, हमें ये तो बताओ। टाटा, अडानी, ये। तो हमने कहा कि भाई देखो, टाटा ने प्लांट लगा रखा है यहाँ, इसने प्लांट लगा रखा है यहाँ, और अडानी ने अब यहीं प्लांट लगा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अगर हम बात करें कि इंडिया की जीडीपी में फिर कौन कौन शामिल होगा, टाटा ने बाहर प्लांट लगा रखा है, अडानी ने यहीं लगा रखा है, तो अडानी ने यहीं लगा रखा है, अडानी को जोड़ दो। सैमसंग वालों ने यहाँ लगा रखा है, सैमसंग को जोड़ दो। टाटा ने कहाँ लगा रखा है? बाहर लगा रखा है, उसको घटा दो।
यही क्या कहलाएगी? जीडीपी। देखो, ग्रॉस का मतलब हुआ टोटल मार दिया, हमें इससे मतलब नहीं टूट-फूट के आई क्या नहीं आई अभी छोड़ो वो। डोमेस्टिक का मतलब हुआ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इसके अंदर कौन-कौन काम कर रहा है? इससे मतलब नहीं कि वो भारतीय है, इससे मतलब नहीं कि वो नहीं है भारतीय, ठीक है? तो हमने इसको जोड़ दिया, यही क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम देखो अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। हमने क्या कहा, क्या लिखा है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विदिन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या जीडीपी में इंटरमीडिएट्स गुड्स काउंट होते हैं? तो वे नहीं होते। क्या जीडीपी में सेकंड हैंड गुड्स काउंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक बार जुड़ गया, दोबारा बिक रहा है, कुछ हो रहा है तो उसको दोबारा जोड़ने का क्या मतलब है? तीसरी बात ध्यान देना, डोनेशन। क्या इसको जीडीपी में ऐड करते हैं या ये जीडीपी में काउंट होती है डोनेशन? नहीं। क्योंकि डोनेशन जो कर रहा है, कोई किसी को दान जो कर रहा है, वो उससे कोई उत्पादन थोड़ी हो रहा है, किसी ना तो गुड्स का ना सर्विस का। वो क्या हो रहा है कि किसी ने किसी को दी, फिर किसी ने किसी को दी, किसी ने किसी को दी, बस इतना काम हो रहा है। तो जीडीपी की अगर हम बात की जाए, तो जीडीपी इंटरमीडिएट गुड्स ये भी नहीं ऐड होते, सेकंड हैंड गुड्स मतलब जो पुराना सामान खरीदते हैं वो भी नहीं, डोनेशन ये भी नहीं। ठीक है? तो ये थोड़ा लॉजिक के बेस पे भी कई बार आंसर देना पड़ता है। ठीक है? तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उसके अंदर उत्पादन हो रहा है, वह उसकी जीडीपी का भाग है। ठीक है? तो अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी की बात की जाए, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी उत्पादन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? भारत के अंदर। वो चाहे किसी की भी फैक्ट्री रही हो, टाटा की रही हो, अडानी की रही हो, चाहे बाहर से कोई कंपनी आई हो, सैमसंग वाले हो, एप्पल वाले हो, कोई भी हो, अगर भारत में प्लांट है, भारत में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो काउंट होगा किसमें? भारत की जीडीपी में। अगला देख लेते हैं एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो घरेलू उत्पाद तो हम समझ गए कि भाई इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होगा उसको ही बोला जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन नेट का क्या मतलब हुआ? नेट का मतलब ये हुआ कि उसमें से हम क्या घटा देंगे? डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। मान लीजिए ये हमारी जीडीपी है। अब जो जीडीपी है, हमारी जो साइज है, उसको हासिल करने में कुछ ना कुछ घिसावट आई होगी, मशीनरी में ऑयल बदला होगा, ग्रीस बदला होगा, छोटी-मोटी चीज़ें टूट-फूट हुई होंगी, इस तरीके की चीज़ें, तो उसको हम घटा देंगे। उसको हम कर देंगे क्या? माइनस कर देंगे। तो जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात हुई क्लियर? ठीक है। अगला है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है? मान लीजिए ये एक देश है, इसमें 2 लोग रहते हैं, ए और बी। ठीक है? ये एक देश है जहाँ पे एक शख्स रहता है सी, ठीक है? ए, बी और सी। ए ने जो अपना प्लांट लगा रखा है वो कहाँ लगा रखा है? इस वाले देश में लगा रखा है। बी ने यहीं लगा रखा है और सी ने इस वाले देश में लगा रखा है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अगर हम बात करें कि जीएनपी क्या हुआ? ग्रॉस मतलब हुआ टोटल मार दो, एन मतलब हुआ नेशनल मतलब राष्ट्रीय, कि इस देश जो है, ये एक्स देश जो है, यहाँ के लोगों ने कितना उत्पादन किया हमें ये बताओ। तो हम क्या करेंगे? सीधी-सी बात है, ए जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, सी घटा देंगे इसमें से। इसको ही क्या बोल दिया जाएगा? जीएनपी। हमें इससे मतलब नहीं है कि फैक्ट्री यहाँ है या यहाँ है। हमें इससे मतलब है कि किस देश के निवासियों ने उत्पादन किया है। तो जीएनपी किसको रिप्रेजेंट करता है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स प्रोड्यूस। देखो ऑल फाइनल, ठीक है, जो भी कंप्लीट हो गया। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नेशनल, राष्ट्रीय, ऑफ द कंट्री, नागरिकों द्वारा उत्पादन। ठीक है? जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी अगर हम बात कीजिए क्या करी जाए तो क्या मतलब हुआ? जीडीपी माइनस फैक्टर इनकम ऑफ टू अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन एफ आई ए, ये एन आई एफ आई ए। ठीक है?
ये कहीं-कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसका मतलब क्या है? और कोई किताब ये समझा भी नहीं पाएगी इतनी आसानी से, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, समझो बात को, कि पहला तो हम बात कर लेते हैं जीडीपी मतलब कि इस देश में कितना उत्पादन हुआ, किसने करा, कैसे करा, इस बात को छोड़ो। प्लस हम जोड़ देंगे क्या? कि यहाँ के लोगों ने विदेश में जाके कितना उत्पादन किया। मतलब यहाँ के लोग कौन थे भाई? ए, ठीक है? ए। दूसरा, अगर हम बात करें विदेश से लोगों ने आके यहाँ पे कितना उत्पादन किया? सी। ए माइनस सी कर दो। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? जीएनपी, आसान सी भाषा में, ठीक है? एनएफआईए का मतलब ये हुआ कि विदेश से जो लोग आए, उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया माइनस यहाँ के लोगों ने विदेश में जाके कितना प्रोडक्शन किया, इसका टोटल लगाओ और उसको जोड़ दो। इसको क्या कहा गया? जीएनपी कहा गया। अगली बात समझते हैं, एनएनपी। एनएनपी, ठीक है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या कहा जाता है? एक्चुअल नेशनल इनकम, ठीक है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई जो भी जीएनपी के उत्पादन में जो भी गिरावट आई है, जो भी जो भी घिसावट, ठीक है, लिखा हुआ है घिसावट, ठीक है, जो भी घिसावट आई है, जो भी डेप्रिसिएशन है, उसको जीएनपी में से घटा दो, वही क्या कहलाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। घिसावट किस तरीके की? टूट फूट और मशीनरी में सर्विस वगैरह, इस तरीके की चीजें जो है, उसको अगर हम टोटल में से घटा देंगे तो उसको क्या क्या दिया जाएगा? एनएनपी कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जीडीपी जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, क्या नाम था? साइमन टूजेंसिक, ठीक है? इन्होंने कब करा? 1934 में करा, ठीक? अब देखो, अमेरिका में बिजनेस जो होता है और यहाँ पे जो बिजनेस होता है, अंतर है। क्या अंतर है? मान लीजिए, देखो सबको पता है एक बिजनेसमैन का जो माइंड होता है और जो आम इंसान का माइंड होता है, उसमें अंतर होता है। जैसे सबको पता है कि पानी पीना जरूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, सबको पता है। ऐसा कौन है जिसे नहीं पता? ठीक है? फिर आई बिज़नेसमैन की एंट्री। बिज़नेसमैन बोला पानी पीना तो ज़रूरी है। तुमने कहा भई हमें भी पता है। उन्होंने कहा नहीं, 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। हमने कहा अरे 5 लीटर पीना ज़रूरी है? जनता कह रही है अच्छा ठीक है 5 लीटर पिएँगे, 5 लीटर पिएँगे। बिज़नेसमैन बोला कि तुम्हें कैसे पता 5 लीटर पी पा रहे हो? तुम तो कम पी रहे हो। ये रहा हमारा ऐप, ये रही हमारी वॉच, ये रही हमारी सर्विस, ये आपको बताएगा कि आपने कितने लीटर पानी पी लिया। इसको बोला जाता है बिज़नेस। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जैसे ईंट गरम करी, ईंट लगाई, उससे जो भी दाना वगैरह होता था वो बैठ जाता था। बिज़नेसमैन आया, बोला हाउ बैकवर्ड, कितने बैकवर्ड हो तुम, बहुत एक ऐसे बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हो। ये कोई इलाज करने का तरीका है? ये है, वो है। उन्हें 36 सुनाई, लोगों ने ईंटें फेंक दी। उन्होंने कहा अब क्या करें? उसने बोला कि ये है रबड़ पाउच, इसके अंदर आप हॉट वाटर रखो, इससे सिकाई करो। क्योंकि ये है कितने का? 300 का, और ये कितने की है? 6 रुपए की, ठीक है? तो ये होता है बिज़नेस में। बात आई समझ में? अगर दुःख दर्द भी बिकता होता तो व्यापारी उसे भी बेच देता, और बिकता है, दुःख दर्द भी बिकता है बच्चों। चलो शुरू करते हैं कहानी। तो जीडीपी हम समझ गए। जीडीपी का मतलब ये हुआ कि एक देश है, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी सर्विस या गुड्स, जो भी उनका उत्पादन हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा, जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आए हुए हैं, उससे मतलब नहीं है। इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होगा उसको हम जीडीपी कह देंगे, ठीक है? अब ये जीडीपी भी 2 तरह की होती है। आपको 2 तरीके की होती है, कैसे? एक होती है नॉमिनल, एक होती है नॉमिनल नाम मात्र, और एक होती है रियल वास्तविक, ठीक है? ये और जब एग्ज़ाम में दोगे तो वहाँ ये नॉमिनल देवनागरी में ही लिखा हुआ मिलेगा और ये रियल भी देवनागरी में ही लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए इंग्लिश से भागो मत, ठीक है? तो जीडीपी 2 तरह की, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। पढ़ लेते हैं हमने लिखा है क्या, ठीक है? नॉमिनल जीडीपी मतलब ये हुआ जिसमें हम बात करते हैं करंट मार्केट प्राइस की। रियल जीडीपी मतलब ये होता है जिसमें हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस की, ठीक है?
नॉमिनल जीडीपी में जो इन्फ्लेशन या कहा जाए जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो ऐड होती है। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो यूजफुल होती है किसके लिए? स्मॉल टर्म्स के लिए, ठीक है, स्मॉल टर्म्स के लिए। भाई अगर हम बात की जाए रियल जीडीपी के लिए, तो इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का ज्यादा प्रभाव ना हो, इस तरीके से इसको रखा जाता है। और रियल जीडीपी के लिए इसको यूज किया जाता है, रियल जीडीपी को लॉन्ग टर्म के लिए। और जो बेस ईयर है वो क्या है? 22-23 है। जीडीपी का 22-23 है बेस ईयर, ये अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है। तो समझ लो बात को क्या है, नॉमिनल क्या है और रियल क्या है। ठीक है, एन फॉर नॉमिनल, आर फॉर रियल, जी फॉर जीडीपी। ठीक है, पेज कम है तो यहीं से समझ लो। मान लीजिए इस साल 2 पेन का उत्पादन हुआ, 2 पेन का उत्पादन हुआ, ठीक है, जिनकी वैल्यू कितनी थी? 5 रुपए, 5 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपए के उत्पादन हुआ। अब ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि 2 पेन का उत्पादन हुआ, कीमत 5 रुपए 10 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगली बार हमने ऐसा कहा कि भाई देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी, इसमें अंतर अब समझ में आएगा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है 5 रुपए है, 2 रुपए, 2 पेन का हमने निर्माण किया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। लेकिन हमने बेचा कितने? 5 रुपए में, तो 10 रुपए में। लेकिन इसको बनाने में जो खर्चा आ रहा था वो कितना आ रहा था? 4 रुपए आ रहा था। लेकिन अब खर्चा ही कितना आ रहा है? 5 रुपए खर्चा आ रहा है। और हमें एक पेन पे 2 रुपए चाहिए, मतलब 2 रुपए और एक्स्ट्रा चाहिए। तो 10 दूनी 12। तो अब ये कितने का हो गया? 12 का हो गया। तो क्या प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं। क्या बढ़ गया? केवल कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो लेबर 300 रुपए में काम हो जा रहा था, अब वो लेबर कितने मांग रही है? 500 रुपए मांग रही है। जो किराया 300 रुपए था, अब 600 का हो गया है। जो रॉ मटेरियल पहले 700 का आता था, अब 1000 रुपए का हो गया है। कुल मिलाकर उसने कहा कि भाई देखो, पेन तो हम 2 ही बना रहे हैं और हम 5 का ही बेचते। लेकिन पहले हम देख रहे थे कि हमारा 4 रुपए उसको खर्चा आ रहा था, तो 5 दूनी 10, 10 रुपए में बेच दे रहे थे, 2 रुपए कमा ले रहे थे। लेकिन अब तो हमारा 5 रुपए खर्चा ही आ रहा है उसको बनाने में, तो भाई 1-1 रुपए तो हमें पेन पे चाहिए भी। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, कि भई हमें प्रॉफिट तो चाहिए भी, तो अब ये 2 रुपए हमारे ये भी जोड़ो तो कितना का हो गया? 12। कुछ वैल्यू एडिशन हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं बढ़ा। लेकिन 10 की चीज़ कितने की हो गई? 12 की हो गई। इसको क्या बोला गया? नॉमिनल जीडीपी। वहीं अगर हम बात की जाए रियल जीडीपी की, तो उसने कहा कि भाई देखो, हाँ ये बात सही है, लेकिन हमें प्रॉफिट भी चाहिए, ये भी है, सब कुछ भी है। कॉस्ट बढ़ गई है, तो उनका कॉस्ट बढ़ गई है, चाहे कुछ भी हो गया है। आप इसको जोड़ोगे किस हिसाब से? बेस ईयर के हिसाब से, कि उस साल कितनी कॉस्ट आई थी बनाने में, कितना टैक्स लगा था, कितना कुछ लगा था, ये सब चीजें। तो बेस ईयर को हम एक मानक के रूप में लेते हैं, तो हम मान लेते हैं 10। हाँ, अगर आप एक काम करो, 2 की जगह 3 पेन बना दो, तो 3 पंजे 15, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ, जीडीपी में ग्रोथ आई है। यहाँ पे कोई ग्रोथ व्रोथ नहीं आई है जीडीपी में। यहाँ पे ये क्या शो कर देगा? ग्रोथ शो कर देगा, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ शो नहीं होगी। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन ऐड रहता है और रियल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। एक टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेक्टर ये क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर को क्या कह दिया जाता है? ठीक है, अगर हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से और गुणा करते हैं 100 से, तो उसको क्या बोला जाता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक। अगला है कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से हम तीनों के बारे में सीखेंगे कि 3 तरीके हैं कौन-कौन से, ठीक है? वैसे सोचो कि जिस नेता को ये नहीं पता कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी का अर्थ क्या है, उसे क्या पता है कि जीडीपी को कितने तरीकों से मापा जाता है और उसे बना दिया जाता है फाइनेंस का हेड। अब कर लो भैया क्या करना है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं खराब, इसलिए एजुकेशन है ज़रूरी, सब बच्चे पढ़ो, ठीक? तो जो जीडीपी है उसको हम 3 तरीके से मापते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्पादन विधि। वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या करते हैं,
इसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है, उत्पादन विधि भी कहा जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सीधा सा हिसाब है कि भाई कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है। आउटपुट में से इनपुट घटा दो, हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। ये आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, समझो बात को। मान लीजिए मान लीजिए अ, हमने 35 रुपए कमाए और उस 35 रुपए को कमाने के लिए हमने कितने रुपए खर्च करे? 25 रुपए, तो 10 रुपए आ गई भाई हमारी क्या? जीडीपी। ठीक है? तो वैल्यू एडेड मेथड मतलब जिसमें हम सब चीज़ों की वैल्यू ऐड कर देते हैं और इसको ही क्या कहा जाता है? उत्पादन विधि, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगला है इनकम मेथड, आय विधि। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जितनी भी इनकम है, जितनी भी कमाई करी है देश ने, उस सबको ऐड कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई ये भी है हमारी जीडीपी, इनकम मेथड। अगला है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है? कि खर्चे के आधार पर, ठीक है भाई, जिस पे जितना होता है तो खर्च करेगा। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है समझो। सी मतलब कंजम्पशन, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मतलब समझ तो। एक्सपोर्ट मतलब हमने अपना सामान बाहर भेजा, इम्पोर्ट मतलब हमने बाहर किसी और देश से अपने में सामान मंगाया। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब ये होगा, भारत के हिसाब से देखो, एक्सपोर्ट का मतलब ये होगा कि भारत ने फर्टिलाइजर भेजा कहाँ? चाइना। इम्पोर्ट का मतलब ये हुआ कि भारत ने चाइना से क्या मंगाया? इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाया, तो उसको क्या कहा जाएगा? इम्पोर्ट। पता है समझ में? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। तो व्यय विधि का मतलब ये हुआ कि भाई जो भी हमने खर्च किया है, तो खर्च किया है तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई आपने कितना खा लिया। भाई खर्च उसी हिसाब से तो करोगे। पहले सबसे पहले कंजम्पशन कि भैया हमने कितना पचा लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, उसको जोड़ दो। ठीक है? फिर हम देखते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसको जोड़ दो। फिर हम कहेंगे कि एक काम और करते हैं कि हमने एक सामान मंगाया, एक सामान बाहर भेजा, उन दोनों को हम देख लेते हैं कि हमने बाहर ज़्यादा भेजा है या बाहर से ज़्यादा मंगाया है, उसको ऐड कर देते हैं। इसको क्या कहा गया? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जीडीपी को मापने के 3 तरीके होते हैं। कौन-कौन से तरीके होते हैं भई? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अगली बात करते हैं हम ग्रीन जीडीपी की। नोट लगा के लिखना, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने चेयर बनाई, प्लास्टिक की चेयर बनाई। मान लीजिए आपने पेड़ काटे, पेड़ से क्या बनाया? पेपर बनाया। तो आपने कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो पहुँचाया। कहीं न कहीं जो रिसोर्स है उसको तो खत्म कर रहे हो। अगर हम जो भी हमने एनवायरनमेंट या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, उसको उसमें से घटा दें, जो हमने बना लिया है, तो उसको ही क्या कहा गया? ग्रीन जीडीपी। मतलब जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डैमेज, उसको ही क्या कहा गया? ग्रीन जीडीपी। इसको सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला राज्य कौन-सा हुआ? छत्तीसगढ़। क्यों हुआ? कोई बताएगा? छत्तीसगढ़ में क्या है? कोयला। छत्तीसगढ़ में क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ से तुम कोयला निकाल लो, फैक्ट्री को दे रहे हो, छत्तीसगढ़ फिर भी गरीब है, तो छत्तीसगढ़ फिर भी गरीब राज्य है, तो क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा है? तो इस वजह से है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे आप निकाल तो ले रहे हो रिसोर्स, उससे पैसा भी बना ले रहे हो, लेकिन वापिस वहाँ नहीं लगा रहे हो। छत्तीसगढ़ बोला कि अच्छा ठीक है, हम लेके आते हैं ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट, जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डैमेज को हटाओ। अगला है जीडीपी। तो हम कैलकुलेट कौन करता है, कैसे करता है, ये तो बताओ। गवर्नमेंट की कौन-सी मिनिस्ट्री है जो जीडीपी को कैलकुलेट करती है, कैसे करती है? कैसे करती है, 3 मेथड है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अगर हम देखते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है, तो कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है? ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है? सांख्यिकी मिनिस्ट्री जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है? तो जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? एनएसओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आज की लेक्चर थोड़ा बड़ा तो नहीं हो गया? कई बच्चे बोर हो जाएँ। ठीक है? और जीडीपी को 2 चीज़ों पे कैलकुलेट किया जाता है।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब ये हुआ कि बाजार मूल्य, हिंदी में बोलते हैं बाजार मूल्य, फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक, समझो बात को। मान लीजिए आपको पेन बनाना है, नोट लगा के समझ लो। मान लीजिए हमें एक पेन बनाना है, पेन बनाने में जो खर्चा आ रहा है, एक पेन बनाना है, एक पेन हमें बनाना है, ठीक है। उसमें जो हमने जोड़ा, फैक्टर कॉस्ट जोड़ी, वो कितने आ रही है? 5 रुपए आ रही है। प्लस हमने उसमें क्या काम करा, 2 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो 5 में 5 प्लस 2 7 रुपए हो गए। तो इसी 1 रुपए में क्या है, हमारा प्रॉफिट है, सब कुछ है, रॉ मटेरियल है और हमारा रेंट है, वेजेस है, सब कुछ है। फैक्टर कॉस्ट जोड़ दिए हमने, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 5 रुपए ही लग रहे हैं एक पेन को बनाने में, उसमें प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ है। आपने उस पे 2 रुपए टैक्स लगा दिया, तो पेन कितने रुपए में बिकेगा? 7 रुपए में तो बिकेगा ही। ठीक है। अगर हम टैक्स लगाने से पहले की बात करें तो कितने में काम चल रहा था? 5 रुपए में। टैक्स लगाने के बाद कितने रुपए में काम चल रहा है? 7 रुपए में। तो जी 7 रुपए जो है, इसको क्या बोला गया? मार्केट प्राइस। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड, मतलब जिस वैल्यू, मतलब द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, जो प्रोडक्ट है वो किस प्राइस पे सोल्ड हो रहा है या किस कीमत पे बिक रहा है, उसको क्या बोला गया? मार्केट प्राइस। उसमें ऐड करा हुआ होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें टैक्स भी जोड़ रखा होता है। मतलब ये 7 रुपए जो किसको शो कर रहा है? मार्केट प्राइस को। वहीं अगर हम करें फैक्टर कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब क्या हुआ भाई? समझो बात को। समझ गया? हाँ, ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, खाली हमने इन की बात करी, इन सबको ऐड कर लिया कि इन पे इतना खर्चा आ रहा है, टैक्स को अब इसमें हमने नहीं जोड़ा। ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको ही हम क्या बोल देते हैं? फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होते हैं? भाई नहीं होते। तो वो साफ साफ गलत का निशान बना हुआ है ना, कि नहीं होते। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होता? ठीक है, वो पहला कॉस्ट ऑफ फैक्टर, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी वैल्यू ऑफ इनपुट, ऑप्शन डी इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या सम्मिलित नहीं होता? इनडायरेक्ट टैक्स सम्मिलित नहीं होता, मतलब उसमें ऐड नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड नहीं करते हम फैक्टर कॉस्ट में, और मार्केट प्राइस में ऐड कर लेते हैं। अब आप इसको पता, 36 तरीके के सवाल हैं, आप इसको रट लो। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, एग्जाम में सही करोगे नहीं, ये बात भी है। ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? कि भाई देखो, किसी किसी चीज पे तो हमने टैक्स लगाया है और किसी किसी चीज पे हमने सब्सिडी दी है। तो हम जितनी सब्सिडी दी है, जितने टैक्स दिया है, उनमें को घटा लेते हैं आपस में कि हाँ भाई कितना हिसाब बैठा, और उसको उसको घटा देंगे किस में से? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से। तो हमें मिल जाता है क्या? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ही क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। ये बात याद रखना, सब कुछ भूल जाना पर इसको मत भूलना। क्यों कहा जाता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ टैक्स घटा दिया, नेट का मतलब हुआ कि डेप्रिसिएशन घटा दिया, एन का मतलब ये हुआ कि किसी देश के निवासी द्वारा कितना उत्पादन किया गया है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नेशनल इनकम कहा जाता है? तो इसमें से ऑप्शन होगा एनएनपी। ठीक है। बिकॉज दो नीचे लिखा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न बाय द कंट्री रेसिडेंट वॉज डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड बिफोर अकाउंटिंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो अगला देखते हैं। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय वो क्या हो। हमने नेशनल इनकम निकालना सीख लिया। जितनी भी नेशनल इनकम है, मतलब जितनी भी देश की कमाई है, उसको बाकी जनसंख्या से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो उसको क्या कहा गया? पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए किसी देश में 100 लोग रहते हैं और वहां की नेशनल इनकम है 1000। 1000 कमाते हैं, वहां पे कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। तो हर इंसान कितने पर कैपिटा इनकम कितनी हुई? 10 रुपए। भाई हमने कहा कि भाई एक देश है जहाँ पे 100 रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन वहां पे 10 ही लोग रहते हैं। तो एक ही इंसान की कितनी कमाई हुई? 100 रुपए। बात हुई क्लियर? तो इसलिए एक
जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसका? इस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा कारण है क्या? जनसंख्या, पॉवर्टी। अगली हम बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति समता, हिंदी में बोला जाता है क्रय शक्ति समता। अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है? तो किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। अगर हम बात की जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी जीडीपी कौन-सी है? सबसे बड़ी है चाइना, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है इंडिया। इंडिया तीसरे नंबर पर, ठीक। क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से और किसके अनुसार? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार। तो सबसे बड़ी जीडीपी कौन-सी हुई? चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया। परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या हुई? 2 कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स। मान लीजिए एक टोकरी है, ऐसे ही समझो, इसमें अंडे रखे हैं, इसमें दूध रखा है, इसमें कपड़े रखे हैं, इसमें खाने की चीज़ें रखी हैं, इसमें गेहूँ रखा है, इसमें चावल रखा है। इस तरीके से हमने एक बास्केट बनाई जिसमें ये कुछ बेसिक सामान रखे हैं और हमने कहा कि ये बेसिक सामान ये यूएसए में मिल रहा है $1 में। हमने कहा ठीक है, ठीक है। और हमने कहा कि अगर इसको इंडिया में खरीदना है आपको, यही सामान सेम, तो इंडिया में आपको ये पड़ेगा ₹150 का। हमने कहा अच्छा डॉलर कितने रुपए चल रहा है? आपने कहा कि 95, 90 इतने का चल रहा है। तो मतलब इससे तो ज़्यादा का पड़ रहा है, मतलब हमारे यहाँ महँगा है, यूएसए के यहाँ सस्ता है। तो कहने का मतलब ये है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब ये हुआ कि किसके पास, किस करेंसी के पास कितनी खरीदने की क्षमता है। तो उस हिसाब से देखें तो चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। ठीक है? परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है? और अगर हम वैसे देखें जीडीपी के आधार पर कि मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इसके हिसाब से कि भारत में कितना प्रोडक्शन, उसके हिसाब से हम देखें तो इंडिया जो वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ठीक है? 4th लार्जेस्ट जीडीपी है वर्ल्ड में। इसके बाद यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान। यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान। ठीक है? चलो, अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ऊपर की चीज़ें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा परचेजिंग पीपीपी के आधार पर भारत की जीडीपी या भारत की इकोनॉमी कौन से स्थान पे आती है? तीसरे स्थान पे। सिक्वेंस पूछ लेगा, सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हुँ। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि ये बताओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो क्या बताओगे भाई? या कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताओ ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ जीवन स्तर में सुधार, दूसरा शिक्षा में सुधार, तीसरा हेल्थ, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों में जो सुधार आ रहा है साथ ही साथ उसको क्या बोला गया? इकोनॉमिक डेवलप। अब इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कुछ ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास गए कि हाँ भाई खुश हो, दुखी हो, वो बोलेगा हाँ भाई मैं खुश हूँ, फिर कहेगा मैं दुखी हूँ, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे ऐड करोगे? तो उसके लिए कुछ चीज़ें बनाई गई कि वही इसको खाना मिल रहा है, मैंने कहा हाँ भाई मिल रहा है। इसके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, हाँ मिल रही है। रहने को घर है, हाँ भाई घर है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हाँ भाई है। पानी है, हाँ भाई पानी है, शुद्ध पानी पीने के लिए। इसके आधार पे हम कह देंगे हाँ भाई यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्लियर? तो डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चलो एक-एक करके पढ़ लेते हैं तीनों बार। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जिसको हिंदी में क्या क्या कहा जाता है? मानव विकास सूचकांक जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यही देवनागरी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। ठीक है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एचडीआई किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसके द्वारा?
जैसे एग्जाम में अगर आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाए इस तरीके से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है? पहला यूएनडीपी, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा आईएमएफ, चौथा मान लीजिए कुछ और दे दे, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे दे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे दे। तो हमें पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बैठ गया उसके मन में आया बोलो इसको सुपीरियर बना दो, उसको कम बना दो, ऐसा कर देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें देखेंगे इसमें कि हाँ ये किसी देश के पास है या नहीं है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन के स्तर को देखेंगे वहाँ। दूसरा एजुकेशन, शिक्षा के स्तर को देखेंगे। तीसरा हेल्थ। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मूल्यांकन बिंदु नहीं है? ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डायमेंशन नहीं है। ऑप्शन ए लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी हेल्थ, ऑप्शन डी पॉवर्टी। कौन सा नहीं है? पॉवर्टी नहीं है। ठीक है, साफ साफ लिख रखा है ना आपके सामने, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ। ये ऐसी खुशी में नहीं लिख रखा है कि हाँ ये लिख दो, दो चीजें बढ़िया लगेगा, बच्चों को पता चल जाएगी कि हाँ मास्टर को दो चीजें आती है ना। ये इस वजह से लिखा है क्योंकि इन्हीं के आधार पे किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, अगर इंडिया की रैंक पूछी जाए तो कितनी है? 130, 193 देशों में। स्कोर कितना है? 0.685, 0.685। टॉप नेशन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। बात हुई क्लियर? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की रैंक कितनी है? 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। अब आप कहोगे इतनी नीचे क्यों है? अपने यहाँ डेवलपमेंट का हाल देखो, पहले रोड डाली जाती है, फिर पाइप डाली जाती है, फिर रोड डाली जाती है, फिर रोड खोदी जाती है, फिर पाइप डाली जाती है। बात है समझ में? तो डेवलपमेंट का तो यही हाल होना है। और एक सिंपल सा उदाहरण ये समझ लो कि गांव वगैरह में भी अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस मामले को आपस में निपटाता है। अगर किसी के यहाँ पुलिस पहुंच जाए तो उसको बड़ा वो माना जाता है कि जैसे ये कोई क्रिमिनल हो। ठीक है, वहीं आप जैसे स्विट्जरलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, आइसलैंड हुआ, कोई भी प्रॉब्लम पुलिस को कॉल करे, पुलिस आई, प्रॉपर बात करेगी। ठीक है, उनको पता है कि लॉ क्या कहता है, उनको पता है कि उनके यहाँ जो कानून में क्या लिखा है, वो उसी तरीके से आपको डील करेंगे। यहाँ दरोगा कहेगा उठा के ले आओ, वो कहेगा भाई वारंट करा रहे, अंग्रेज बनना है तो ये वारंट चाहिए, चल हमारे संग, डाला गाड़ी में लेगा। ये हाल है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का। किसी ने किसी की पोस्ट पे कमेंट कर दिया, पता चला वो अधिकारी निकला, चलो जेल के अंदर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार कैसे होगा? इसीलिए तो यहाँ पे उन नौकरी के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं जिनके अंदर पावर है। ठीक है, पावर का मतलब क्या? जो डोमिनेट करते हैं किसको? पॉलिसीज को। अगली बात करते हैं हम किसकी? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, GGGR। ठीक है, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एग्जाम में पूछा जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक कितनी है? 131 आउट ऑफ 148 नेशन। इसमें टॉप कंट्रीज कौन सी है? आइसलैंड और फिनलैंड। आइसलैंड और फिनलैंड। आता है समझ में क्यों है आइसलैंड और फिनलैंड? आज के समय में अगर भारत में कोई महिला बस में जा रही है, कोई सीट महिला के लिए रिजर्व है, तो वहां पर कोई बैठा तो महिला उससे कहती कि उठ जाओ, तो कहता है अरे सीट पे बैठे ही तो हैं। लेकिन आप इन कंट्री में कभी घूमने जाओ, आपको पता चलेगा अगर सीट वुमेन के लिए रिजर्व है तो वही आके बैठेगी, मेल बैठ नहीं सकता। बात हुई क्लियर? ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। इंडिया की रैंक कितनी है? 188 आउट ऑफ 117 कंट्रीज। टॉप कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप कौन है? स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक कितनी है? 130। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया की रैंक कितनी है? 131। टॉप कौन है? आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118। टॉप कौन है? फिनलैंड। इस तरह के इंडेक्स भी याद रखा करो अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, अच्छी मात्रा में सवाल पूछा जाता है। भूल जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या कंप्लीट करा? हमने ग्रोथ डेवलपमेंट डेफिनेशन देखी, इस तरीके से हमने क्लास पढ़ ली थी, ये देखा। फिर हमने जीडीपी, जीएनपी, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये देखा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, फिर इसके बाद हमने देखा जीडीपी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। फिर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या कहा जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके बारे में देखा, ठीक है? तो आज की क्लास रखते हैं यहीं, आशा करता हूँ सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़िया से पढ़ो, प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम में यहीं से सवाल आएँगे, मंगल ग्रह से सवाल नहीं आएँगे कि वहाँ किसी ने जीएस पढ़ी होगी तो वहाँ से आएँगे, ना, सवाल यहीं से आएगा, ठीक है? ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं।